नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसको लेकर आए हम, और पैटर्न भी समझाएं, हम सब कुछ आपको समझाएंगे। तो दोस्तों हम आपका लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे। सीरीज एक शुरू करेंगे। दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ताकि आए और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स आए, ताकि जो हमारी ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज होगी वो एक सक्सेसफुल बन सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको बेसिक सा आइडिया दूंगा और थोड़े से बहुत कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा जो कि मुझे आते होंगे। दोस्तों वही कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बाकी जो बेसिक्स आइडिया है वो हर क्वेश्चंस में आपको दूंगा। दोस्तों ठीक है। दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको फिजिक्स का पैटर्न सिलेबस में भी बताया था, यहाँ पे देखिए वही सब कुछ दिया गया है। बाकी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा यहाँ पर दिया गया है कि a ball is thrown from a point with a speed v naught at an angle of projection theta from the same point, and at the same instant a person starts running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? देखिए दोस्तों इसमें हमें पूछा क्या गया है, हमें दिया गया है कि एक बॉल जो है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फेंका जाता है किस स्पीड से, v नॉट से। ठीक है दोस्तों, हमें स्पीड दी गई है v नॉट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों, वो दिया गया है हमारे पास थीटा। अब हमारे पास पता है हमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ v नॉट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ थीटा से वो जो है ये थीटा रख लीजिए। दोस्तों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो एक थीटा फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग विद। देखिए दोस्तों इसी सेम पॉइंट से जो है तो एक पर्सन क्या है वो स्टार्ट करता है रनिंग, ठीक है दोस्तों, रनिंग स्टार्ट करता है, और उसी सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंट दिया गया है, सेम टाइम पे एक पर्सन जो है तो रनिंग स्टार्ट कर देता है विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या दी गई है दोस्तों, v नॉट बाय 2। अब कांस्टेंट स्पीड दी गई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है cos थीटा होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, cos थीटा यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, इसीलिए इसे अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो ताल्लुक रहता है वो रहता है डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, क्योंकि दोस्तों हम इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ जो है तो डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना इतना तो आपको समझ आ ही गया। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, हमें इसमें बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक इसमें कंसेप्ट बता दूं कि पर्सन जो है तभी बॉल को कैच कर पाएगा, ठीक है दोस्तों, जब कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है इक्वल हो जाएगा उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है दोस्तों। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है दोस्तों, मैंने भी आपको ग्राफिकल मेथड में बताया था, जो ये हो जाएगा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों, वर्टिकल कंपोनेंट मत ले लेना आप, हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट ले लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। तो v नॉट cos थीटा, ठीक है दोस्तों, इसका v नॉट cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम जब करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा अपना v नॉट बाय 2 से, जो मैंने आपको बताया। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास जो v नॉट cos थीटा मैंने यहाँ पे लिखा, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और ये v नॉट बाय 2 हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है मैन की। जब ये केस हमारे पास बनेगा तो इस केस में जो है तो पर्सन जो है तो कैच कर पाएगा बॉल को। अब इस केस में हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, v नॉट से v नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास क्या बच गया, cos थीटा आ गया, ठीक है दोस्तों, cos थीटा बाय इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू ये आ गया 1 बाय 2, है ना। तो अभी क्या आएगा दोस्तों, देखिए इस चीज को भी समझना आप। अब cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2 आ गया, 1 बाई 2 cos थीटा की वैल्यू 1 बाई 2, मतलब एंगल कितना आएगा दोस्तों, जब हम cos थीटा की बात करते हैं इस केस में एंगल जो आएगा वो रहेगा हमारे पास दोस्तों cos 60 डिग्री, ठीक है। चलिए मैं यहाँ C ही लिखता हूं दोस्तों, C से आप cos समझ जाइए, C 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो cos से cos यहाँ पे देखें दोस्तों, cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, इसका मतलब है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोस्तों समझ गए ना आप कंसेप्ट, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखने हैं। ये दोस्तों आ गया आपका cos 60 डिग्री, तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, cos 60 डिग्री, ए इसका जो है तो आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझा पाया होगा।
अभी स्टार्टिंग में मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है, तो थोड़ा जो है तो अभी सीखूंगा मैं भी। तो आई होप कि अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर अच्छे से समझा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियोस तो। दोस्तों इसके अलावा देखिए, इस तरह के जो मैंने आपको ये प्रश्न बताया, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और इस तरह से प्रश्न आते हैं दोस्तों। आपको है फोर्स से रिलेटेड पता होना चाहिए, जो रिटार्डिंग फोर्स बताया मैंने, हर एक फोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, फिजिक्स की। बाकी इस चैप्टर से भी आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था पिछली वीडियो में, सिलेबस देखिए, वहां से तैयारी कीजिए दोस्तों, आपको काफी ज्यादा जो है तो मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी नीटा विद द वेलोसिटी ऑफ v, द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेरिकल बॉल इज। देखिए दोस्तों, इस केस में हमें निकालना क्या, सबसे पहले तो वो देखिए, ठीक है दोस्तों। इस केस में हमें जो निकालना है वो है रिटार्डिंग विस्कस फोर्स, ठीक है दोस्तों। रिटार्डिंग विस्कस फोर्स निकालनी है, जो स्पेरिकल बॉल पे लग रही है वो निकालनी है हमें। और हमें दिया क्या क्या है, एक रेडियस r दी गई है, एक विस्कस फ्लूइड विस्कोसिटी, ठीक है दोस्तों, विस्कोसिटी दी गई है नीटा विद वेलोसिटी दी गई है v। तो दोस्तों इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए रिटार्डिंग फोर्स का, कि आखिर रिटार्डिंग फोर्स होती क्या है इन केस ऑफ, कौन सा केस है दोस्तों, जबकि रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल फॉलिंग इनटू अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। उस केस में हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। इस केस में जो रिटार्डिंग फोर्स होती है वो हमारे पास रहती है F इक्वल्स टू 6, और साथ में रहता है 6 फाई दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 6 फाई एंड नीटा नीटा आर वी, जो आर वी। अब इसके कंपोनेंट बताऊंगा दोस्तों। ये जो यहाँ पे फाई तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, 6 फाई कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है इस केस में। और जो नीटा दिया गया है वो दी गई है आपके पास विस्कोसिटी, किसकी, विस्कस फ्लूइड की, ठीक है दोस्तों। विस्कस फ्लूइड की विस्कोसिटी दी गई नीटा, आर दी गई है आपके पास रेडियस, किसकी, स्फेरिकल बॉल्स की रेडियस दी गई है, और वी जो आपके पास दिया गया है वो है वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें आपको सारी जो टर्म्स है वो भी पता होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों इस केस में क्या होगी कि आप देख सकते हो, इसमें हमें पूछा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी। तो देखिए सभी, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, जी हाँ दोस्तों, इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इनवर्स में नहीं है दोस्तों। ये वी वेलोसिटी के भी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसके भी डायरेक्ट रिलेशन में है, देख सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है दोस्तों। और एफ जो फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो तो होगा नहीं, b देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के भी है, रेडियस और वेलोसिटी के भी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है तो फाइंड आउट कर सकते हो। मजा आ रहा है ना दोस्तों, इसी तरह का मजा आएगा, लाइक करते रहिए वीडियो को, शेयर भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन पेपर सीरीज लेकर आ सकें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निकल shows ferromagnetic property at room temperature. If the temperature is increased beyond Curie temperature, then it will show. अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है एक Curie temperature टर्म। अब आपको ये समझना है, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, क्यूरी टेम्परेचर वाली टर्म आ जाए, तो आपको क्या है, देखिए इसमें पूछा गया है कि ये क्या शो करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, कर दिया जाए क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा। तो क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। जो भी टेम्परेचर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रेज करते हैं उसमें सर्टेन क्या होती है, सर्टेन वैल्यू होती है टेम्परेचर की, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है इस सर्टेन वैल्यू के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। अब इसमें रहता क्या है दोस्तों, कपलिंग होता है, ठीक है दोस्तों। कपलिंग इफेक्ट जो इसमें आता है उस वजह से जो है तो इसमें ये मैग्नेटिज्म जो है तो इफेक्ट आता है। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिज्म ये शो करेगा, इसमें याद रखिए। ज्यादा कंसेप्ट सीखने के लिए आप जो है तो इस चैप्टर को पढ़िए, वहां से आपको ज्यादा कंसेप्ट समझ आएगा दोस्तों। जहां तक मुझे पता है यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप पैरामैग्नेटिज्म यहाँ पर है। अब ये क्यों आया, इतना जो है तो आप जो कंसेप्ट है इसका, जो आप टॉपिक है वहां से आप देख सकते
सकते हो, काफी अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि कपलिंग इफेक्ट जो जनरेट होता है क्यूरी टेम्परेचर में आने के बाद, उसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म जो है तो ये शो करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स आर, बोलता है दोस्तों कि जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिव डीके की प्रोसेस होती है तो नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स आर, तो बोलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? द नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स है दोस्तों, तो वो भी आप याद रख लीजिए, है ना दोस्तों। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि जब हम बीटा डीके की बात करते हैं तो उसके एमिशन में क्या होता है, उसकी जब एमिशन होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स ही एमिट होते हैं, ठीक है दोस्तों, एमिटेड होते हैं। तो इसमें बीटा पार्टिकल्स एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, वही जो है तो एमिटेड होते हैं। अब इसमें ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास एमिटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया एमिटेड होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं। ये जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो है तो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही जो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपको बताया मैंने, चलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं इस चीज को आसानी से, आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों इसमें जो आएगा हमारा वो आएगा द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूं ये क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास जब हम हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन होते हैं। परंतु जब इसको न्यूक्लियस से जब ये एमिट होते हैं नेगेटिवली बीटा डीके, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जब ये डीके होता है इसका तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, एंटी न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी कारण क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है तो प्रोड्यूस करते हैं, किसके कारण, डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो इसका सही उत्तर जो आएगा बी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह के जो कंसेप्ट रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं, आप जरूर पढ़ लीजिए। इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% आप लिख के ले लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज द मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट विद C इक्वल्स टू 10, जो आपके पास म्यू F एंड ओमेगा इक्वल्स टू 100 पर सेकंड दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास इसमें फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एक करंट इन LCR सीरीज सर्किट वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है दोस्तों। LCR सीरीज में करंट का फॉर्मूला आप लगाइए। LCR सीरीज में जो करंट होता है दोस्तों वो होता है I इक्वल्स टू V अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इसमें फॉर्मूला रहता है, इसमें XL इक्वल्स टू X आपने C बनाना है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C बनाना है। इस तरह से दोस्तों आपका पास जो है रहेगा आंसर, आपका आसानी से निकल आएगा, और आपका आंसर जो होगा वो होगा 100 mH, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको बताया, कौन सा, LCR सीरीज वाला फॉर्मूला लगाइए, और उसमें ये वैल्यूज पुट कीजिए जो मैंने आपको बताई, LCR वाला फॉर्मूला लगाइए और उसमें C की वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए, और आप आसानी से जो है तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 3 पॉइंट्स चार्जेस जो हमारे पास दी गई है, पॉजिटिव Q माइनस 2Q एंड प्लस Q placed at points x equals to 0, y equals to a, z equals to 0, x equals to 0, y equals to z equals to 0, and x equals to a, y equals to 0, z equals to 0, respectively. The magnitude and directions the electron dipole moment vectors of the charge assembles are. देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारे पास बी। आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, और काफी ज्यादा दोस्तों ये भी इसमें भी कंसेप्ट आएगा, काफी ज्यादा लेंथी प्रश्न है ये, इसीलिए मैं इसका भी आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ग्राफ भी बनेगा इस तरह का दोस्तों। ग्राफ में आपको कुछ एक कंसेप्ट बता देता हूं ग्राफ का, इस तरह का इसमें ग्राफ बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका रहेगा y वेक्टर जो रहेगा x, ठीक है, और ये रहेगी z,
ठीक है दोस्तों, इस तरह का आपने ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं वो आपको शो करने हैं यहाँ पर ग्राफ में। ठीक है दोस्तों, ग्राफ में इस तरह से जैसे पॉइंट शो करने हैं, जैसे आप शो करते हो। उसके बाद आपका क्या रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, उसके बाद एक ग्राफ क्रिएट होगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। और जो आपका आंसर है वो आपका आंसर ये बी वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला मैंने आपको कंसेप्ट आपको बता दिया, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए दोस्तों, यंग्स वाला ये कंसेप्ट है, इसमें भी आपको वही कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या लगेगी दोस्तों, एक कंडीशन इसमें आपकी ये लगेगी डी। ठीक है दोस्तों, एक जो आपकी कंडीशन लगेगी वो यही लगेगी दोस्तों, जो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, डी साइन, ठीक है दोस्तों, डी साइन थीटा, इसको आप थीटा रख लीजिए दोस्तों, इक्वल्स टू एन। और यहाँ पे आज आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों गामा। इसको आप गामा रख लीजिए, क्योंकि गामा भी उल्टा वाई की तरह होता है, तो गामा यहाँ पे लिखने के लिए है नहीं कुछ, तो इसको आप गामा रख लीजिए दोस्तों। ये आएगा आपका डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन गामा। ठीक है, तो डी इसमें दिया गया है स्लिट माइनस विड्थ जो दी गई है आपकी। ठीक है, स्लिट माइनस सेपरेशन इक्वल्स टू द यंग मॉडुलस स्लिट माइनस एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्लिट माइनस विड्थ दी गई है 2 गामा। ठीक है, और 2 गामा साइन थीटा इक्वल्स टू नैन गामा हो जाएगा आपका। और इससे आप आसानी से जो है तो निकाल लोगे, आंसर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका दोस्तों। इसमें आंसर जो आपका निकलेगा वो आप आसानी से निकाल सकते हो। वो आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका आंसर जो होगा वो रहेगा 5। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो आप हमसे जो है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charge in them। ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक लेकर आते हैं हम, थोड़ा इसको, चलिए दोस्तों यहीं पर कर लेते हैं। पूछा है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from the both. The new force of repulsion between B and C। दोस्तों न्यू फोर्स जो रिपल्शन होगी B एंड C के बीच में वो क्या क्या होगी, हमसे ये पूछा गया। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका D। ठीक है, 3F इक्वल्स टू A होगा दोस्तों। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वाला। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको निकालनी है, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है 1 अपॉन, ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन 4 फाई, ठीक है दोस्तों, ई नॉट एंड क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। वहीं से आप जो है तो आसानी से इसको निकाल सकते हो। काफी ज्यादा लेंथी है, इसीलिए खुद से ट्राई करिए दोस्तों। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है इन गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस बोथ द न्यूट्रॉन्स नंबर एंड द प्रोटॉन्स नंबर चेंज और देयर इज नो चेंज इन द न्यूट्रॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, ओनली द न्यूट्रॉन नंबर चेंजेस ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंजेस। इसका सही आंसर है दोस्तों, जब भी हम गामा रे एमिशन की बात करते हैं उसमें जब एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस जो है तो स्टेबलिश्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, देयर इज नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो स्टेबलिश्ड हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी होगा दोस्तों। कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम आर √3 the path of the particles makes with the x axis an angle of 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री थीटा 0 डिग्री। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आएगा 60 डिग्री। इसमें भी दोस्तों आपके पास इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, इसमें x रहेगा और y। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपके पास आपने एंगल ले लेने हैं। ठीक है, एक तो आपके पास सॉरी ओरिजिन से शुरू होगा ये एंगल, ओरिजिन से लीजिए, ओरिजिन से शुरू होगा, यहाँ पे आपके पास थीटा आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सही तरीके से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कुछ आपका आएगा दोस्तों।
ग्राफ ये आएगा दोस्तों, ओरिजिन से कुछ ग्राफ इस तरह से, और यहाँ पर आपने ले लेना है पॉइंट, और इस तरह से आप जो है तो आसानी से निकाल सकते हो। टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन है ओ ए। ओ ए यहाँ से आप निकाल सकते हो, ए यहाँ पे ले लीजिए, बी यहाँ पे ले लीजिए, ओ यहाँ पे ले लीजिए, तो ओ ए का जो आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और टेन थीटा से आप यहाँ पर आसानी से 60 डिग्री जो है तो निकाल सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के कंसेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे लगा होगा दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत लगी यार, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है तो जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए सीरीज लेकर आ सके। दोस्तों इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं आपसे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को भी 10 लाइक्स जरूर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।